नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आपको पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी कल आपको हमने इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बता दिया था, पाठ्यक्रम हम क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। आज हम संविधान क्या है इस पे बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज से शुरू करते हैं। पहले संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी परिभाषा पूछ लिया जाता है कि संविधान, कोई मुझे संविधान किसे कहते हैं और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। आपको ये समझ के चलना है, क्योंकि जो नोट्स है या हर एग्जाम के लिए पर्याप्त है। इस नोट्स के अलावा आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। आपको घटना चक्र की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन भले हल कर लेना, लेकिन देखना इसी से सब फंसेगा। तो संविधान क्या है, देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। यानी कोई नियम, कानून, परंपरा आदि का यह संकलन है, ये जो देश पर शासन करने के लिए इसे लागू किया जाता है, इसे ही संविधान कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था क्या है, तो संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था है। जो नियम है, कानून है, परंपरा है, इसे ही यदि आप व्यवहार में ला लेते हैं, इसी को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या, उदाहरण कैसे समझते हैं। जैसे आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता विधि अनुसार देखा जाए तो यह दंडनीय है, एक अपराध है संविधान के अनुसार। इसे व्यवहार में लाना कि अस्पृश्यता क्या है, विधि क्या है तथा इस पे दंड क्या क्या है, इसी के व्यवहार में ला लेना ही राज्य व्यवस्था है। आप इसको समझते चलिए दोस्तों। संसद कहता है, संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया है, जिसे नागरिक अधिनियम या नागरिक संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया है और कहा कि व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था है, इसे आप व्यवहार में लाइए, इसी को ही राज्य व्यवस्था कहा गया है। संसद अधिनियम बनाती है, जैसे आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया है। आर्टिकल 21 में कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता आदि को दर्शाया संसद ने। तो यही राज्य व्यवस्था है। न्यायालय निर्णय के माध्यम से कार्य करती है, यह भी एक राज्य व्यवस्था है। गैर संवैधानिक संस्थाएं जो कार्य करती हैं, यह भी एक राज्य व्यवस्था ही है। तो कुछ संस्थाओं पर चर्चा कर लेते हैं। संस्थाएं क्या क्या हैं, कुछ संस्थाओं को देख लेते हैं कि संस्थाएं क्या क्या हैं। संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं: संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। तो यदि संस्थाओं में संवैधानिक संस्था के बारे में देखते हैं, जो संविधान के प्रति रहती हैं, जो संविधान में वर्णित होती हैं, तो संविधान में वर्णित होती हैं, इसी को ही संवैधानिक संस्था कहते हैं। जिससे वित्त आयोग उदाहरण में 280 में है आर्टिकल। निर्वाचन आयोग, यह भी संवैधानिक संस्था है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग 279A में जो जीएसटी परिषद है, 279 में है जीएसटी परिषद, यह भी एक संवैधानिक संस्था के उदाहरण हैं। इतने और भी हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं असंवैधानिक संस्था। जो असंवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संविधान का उल्लंघन करती हैं, गैर असंवैधानिक हैं। जैसे आतंकवादी कुछ संगठन है, नक्सलवादी संगठन, गैर कानूनी संगठन जो बने हुए हैं, ये असंवैधानिक हैं, ये संविधान का विरोध करती हैं। अब गैर संवैधानिक देख लेते हैं। गैर संवैधानिक संस्था कुछ हैं, इनका वर्णन संविधान में नहीं होता है। जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, इनका वर्णन संविधान में नहीं होता है, लेकिन संविधान को लागू करने में ये बहुत सहायक होते हैं।
क्योंकि ये संविधान संगत ये संस्थाएं होती हैं। इनका गठन जिसे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर भी बनाता है और मानव अधिकार के माध्यम से भी संसद द्वारा कानून को पारित करके भी बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर बनाता है, जिसे कार्यकारिणी संस्था या नीति आयोग, जैसे उदाहरण ले लीजिए नीति आयोग को बनाया था। तो इसमें जो संसद द्वारा कानून पारित करके बनाया जाता है, जैसे संवैधानिक संस्था कुछ होते हैं, जैसे कानूनी संस्था राष्ट्रीय मानव अधिकार 1993 जैसे है, या एक संविधिक संस्था है। तो ये थी संस्थाएं कुछ दोस्तों। अब देखते हैं संविधान का जो है अपना, संविधान का महत्व क्या है। तो संविधान के महत्व और उसके वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। तो देखा जाए दोस्तों, संविधान किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांतों नीतियों का यह एक संकलन है। जो यह संविधान है किसी देश के शासन के लिए आधारभूत नीतियों का यह एक संकलन होता है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। ये किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह एक संविधान के बारे में बताया कि संविधान का यह एक महत्व होता है। संविधान हो गया, तो इसके महत्व पर चर्चा करते हैं कि भाई ये देश सर्वोच्च कानून जिसका यह महत्व है। तो इसका महत्व है, जैसे संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। लोकतंत्र होगा या राजतंत्र होगा, इस प्रणाली को संविधान ही तय करता है। किसी भी देश का जो संविधान है अपने अपने देश में ये सभी तय करते हैं इस शासन प्रणाली को। तो यह पहला महत्व हो गया। इसका महत्व और यह है कि संविधान देश की राज्य व्यवस्था को भी तय करता है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति तय करता है कि एकात्मक है कि संघात्मक है कि अर्ध संघात्मक है। एकात्मक में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, संघात्मक में शक्तियों का बंटवारा होता है, अर्ध संघात्मक में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी ये बहुत कारगर होगा, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको तैयार ठीक अच्छे से करना है, जिससे दिक्कत ना हो, मेंस में भी काम आए। प्री के लिए तो महा रामबाण है ही है ये। और इसका महत्व देख लेते हैं क्या है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है कि सरकार कैसी होनी चाहिए देश में। संसाधात्मक सरकार प्रणाली होनी चाहिए, अध्यक्षात्मक प्रणाली होनी चाहिए, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली होनी चाहिए। तो सरकार की स्वरूप रूपरेखा को भी संविधान तय करता है। ये भी एक महत्व है। अब देखते हैं संविधान सरकार के अंगों की, जो सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियों की सीमा भी तय करती है। ये सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कहती है कि देश के संविधान के संगत विधि का निर्माण करेंगे हम। ये विधायिका का काम है निर्माण करना विधि संगत का। कार्यपालिका विधियों का क्रियान्वयन करती है, उसे लागू करती है। न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। सरकार के अंगों, यह भी एक महत्व है। अंगों की जो सरकार के अंग हैं इनमें शक्तियों का सीमा तय करती है, किसका क्या कार्य है। अब देखते हैं संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो संविधान के वर्गीकरण देखते हैं। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर यदि संविधान का वर्णन किया जाए, जैसे यह एक निर्मित संविधान है, कोई कहते हैं कि यह विकसित संविधान है। भारत का जैसे एक निर्मित संविधान है, सभी ने इसे मिलकर बनाया है, तो इस संविधान के वर्गीकरण निर्मित संविधान है। और क्या है वर्गीकरण में, संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक में समझ ही रहे हो जैसे भारत अपना है। राजतंत्रात्मक में काफ़ी देश हैं, कोरिया वगैरह की चर्चा करेंगे। तो संकलन की प्रकृति के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण किया गया, जैसे लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान में जैसे भारत है, अलिखित में जैसे ब्रिटेन है। हाँ, यदि अलिखित संविधान कहा जाए तो ब्रिटेन है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन अलिखित का मतलब ये है उस संविधान में
बहुत अल्प मात्रा में लिखा होता है, जिसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से मात्रा में लिखा गया है संविधान, इसलिए उसे अलिखित कहा गया है। संशोधन की प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो जिसमें कठोर भी होता है संविधान, लचीला भी, लेकिन भारत में देखा जाए तो कठोर लचीला दोनों प्रकार का है। संघ के आधार पर अभी संविधान का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कुछ एकात्मक संविधान और कुछ संघात्मक होते हैं। एकात्मक में संघात्मक जहाँ दोनों लक्षण होते हैं तो वहाँ अर्ध संघात्मक कहते हैं। तो भारत का संविधान निर्मित एक लिखित संविधान वाला अर्ध संघात्मक, कठोर और लचीला संविधान है। यदि भारत के संविधान पे हम देखते हैं तो भारत का जो संविधान है वह निर्मित है, एक लिखित संविधान है तथा अर्ध संघात्मक है, कठोर और लचीला है। यह संविधान की विशेषता है, महत्व है अपने भारत की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, संविधान लिखित एवं अलिखित संविधान पर चर्चा करते हैं। किसे अलिखित कहते हैं, किसे लिखित कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। लिखित संविधान और अलिखित संविधान पे देख लेते हैं क्या है, लिखित क्या है, अलिखित क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। तो जैसे लिखित एवं अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, मात्रात्मक मात्रा का अंतर होता है। जैसे लिखित संविधान, अलिखित संविधान दोनों को देखते हैं क्या है। लिखित अंश अधिकतम होता है, अलिखित अंश न्यूनतम होता है। तो हमने बताया था ना कि अलिखित संविधान नहीं, इसमें अंश बहुत कम होता है। तो लिखित जो अंश लिखावटी है, जो लिखा गया है उसका अंश बहुत होता है और अलिखित अंश कम होता है, तो यह लिखित संविधान है। अलिखित में संविधान में अलिखित अंश अधिक लेकिन लिखित अंश कम होता है। इस संविधान में कम ज़्यादा अलिखित, जैसे लिखित अंश ज़्यादा अलिखित कम होता है, तो समझ लो यह एक अलिखित संविधान है। अलिखित अंश इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लिखित संविधान निर्मित होता है और अलिखित विकसित होता है। लिखित में संविधान सभा का निर्माण करती है, संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है। लिखित संविधान में संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है, इसमें संविधान सभा नहीं है। लिखित संविधान में निर्मित होने, लागू होने की तारीख होती है, यानी अनियमित होती है, अधिनियमित होती है, यानी इसमें कब निर्मित हुआ है संविधान, किस तारीख को यह लागू हुआ है, इसमें इसका वर्णन होता है। लेकिन इसमें इस प्रकार की तारीख नहीं होता है और ना ही यह अधिनियमित होता है। अब देखते हैं, लिखित संविधान राज्य की प्रकृति के सभी व्यवस्था या और विकल्प इसमें पाए जाते हैं, जैसे एकात्मक, संघात्मक, अर्ध संघात्मक, लेकिन इसमें राज्य की प्रकृति एकात्मक होती है सिर्फ अलिखित संविधान में। इसके बाद देखते हैं, न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका और कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक होती हैं। लिखित संविधान की कोई न्यायपालिका सर्वोपरि है, लेकिन इसमें न्यायपालिका को सीमित शक्तियां दी गई होती हैं, विधायिका को अधिक मिलती हैं और ज़्यादा शक्ति विधायिका को ही मिलती है, इसीलिए यह अलिखित में ऐसा है। लिखित संविधान में संविधान संशोधन के लिए कठोर, लचीला और मिला जुला भी कार्य किया जाता है, लेकिन अलिखित में संविधान में संशोधन सरल है क्योंकि लचीला संविधान होता है। इसके बाद देखते हैं, कुछ उदाहरण चर्चा कर लेते हैं कौन सा देश कैसा है। तो पहले यदि अमेरिका के बारे में देखते हैं, क्योंकि अमेरिका जीता जागता उदाहरण रहता है हर जगह, इस पर जरूर चर्चा रहती है कि किसका उदाहरण कैसा उदाहरण है। तो यदि इस पे चर्चा किया जाए अमेरिका पे, तो सबसे पहला लिखित संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है, यह एक कठोर संविधान है अमेरिका।
श्रीलंका सबसे लचीला लिखित संविधान है। भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान है तथा लचीला एवं कठोर भी है। जापान एशिया का प्रथम लिखित संविधान है। एशिया का है, अमेरिका तो सबसे पहले है पूरे विश्व का, लेकिन एशिया में देखा जाए तो जापान प्रथम लिखित संविधान है। यदि अलिखित संविधान के उदाहरण देखते हैं तो जैसे ब्रिटेन का, सऊदी अरब का, न्यूजीलैंड का, इजराइल का आदि देशों का अलिखित संविधान है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों एकात्मक एवं संघात्मक जो संविधान है तथा इनकी सरकार आदि पे चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो जो एकात्मक संविधान है यहाँ पर एकात्मक सरकार होती है, जहाँ पर संघात्मक संविधान है वहाँ संघात्मक सरकार होती है। एकात्मक सरकार पर चर्चा करते हैं। एकात्मक सरकार क्या है? तो एक राज्य होता है, एक सरकार होती है, सभी शक्तियां उसी एक सरकार के पास रहती हैं, उसी एकात्मक सरकार कहते हैं। नीति निर्माण, कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन एक ही सरकार के पास होती है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता, एक ही में होता है, केंद्र हो चाहे राज्य हो। उदाहरण जैसे ब्रिटेन और फ्रांस तथा जापान का सरकार जो है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, यहाँ एकात्मक सरकार पाई जाती है। यहाँ पर संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं होता है एकात्मक संविधान में, सरकार में। इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं, कुछ लाभ देखते हैं तथा कुछ कमियां देखते हैं। तो एकात्मक जो सरकार है दोस्तों, इसके कुछ लाभ हैं। इसका निर्णय तीव्र होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता निर्णय इसको तीव्र होता है, तुरंत इसका डिसीजन हो जाता है। एक सरकार पूरे देश के लिए एक समान नीतियां या कानून लेकर के आता है। या आपातकाल के लिए यह बेहतर सरकार है। यदि आपातकाल लगता तो बेहतर सरकार है। एकात्मक है, तत्काल निर्णय होता है, इसमें राज्य की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कम खर्चीली सरकार होती है। केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद न्यूनतम रहता है, इसमें बहुत कम रहता है। एकल नागरिकता पाई जाती है। एकता की भावना इसमें प्रबल होती है, क्योंकि सभी को लगता है कि हम एकल हैं, नागरिकता सिर्फ एक ही है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में छोटे देश में यह सरकार सबसे ज़्यादा सफल है। बड़े देशों में एकल सरकार सफल नहीं है। तो यह जो है सरकार एकात्मक या सिर्फ छोटे देशों में ही यह सफल सरकार है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, कमियां पर चर्चा करते हैं। एक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं है, एकात्मक सरकार ज़्यादा इसका फैलाव नहीं है, छोटे देश में यह लागू होती है। सभी का प्रतिनिधित्व यह इसमें नहीं होता है, सभी का, क्योंकि एकात्मक है तो सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है इसमें। बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में यह सफल नहीं है। जो बड़ा राज्य है, देश है, उसमें यह सफल नहीं है। निरंकुशता की भावना इसमें बनी रहती है एकात्मक सरकार में। यह इनकी विशेष कमियां हैं। तो हमने संविधान के बारे में आज देख लिया तथा एकात्मक सरकार को भी हमने चर्चा कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।